नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, माननीय मोदी जी ने कल शपथ ले ली और उनके मंत्रियों ने भी शपथ ले ली, लेकिन मुझे एक तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको आम जनता की भाषा में गोदी मीडिया कहा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो इसको मोदी 3.0 क्यों कह रहे हैं। क्या ये मोदी जी की सरकार है? क्या ये बीजेपी की सरकार है या ये एनडीए की सरकार है? मोदी जी तो खुद कह रहे हैं कि ये एनडीए की सरकार है। आज से पहले जब अटल जी की सरकार बनी थी तो भी एनडीए की सरकार थी, तो ये कहते थे कि बीजेपी की सरकार है या एनडीए की सरकार है। लेकिन मोदी जी ने अपने 10 साल के शासन में जब उन्हें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली तो उन्होंने कहा कि ये मोदी की सरकार है। जैसे इस सरकार में बाकी लोगों का, नितिन गडकरी का, शिवराज सिंह चौहान का, फडणवीस साहब का, खट्टर साहब का, किसी का कोई योगदान नहीं, वसुंधरा राजे का किसी का कोई योगदान नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल एक पोल पे खड़ी हुई है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। चलिए, वो भारतीय जनता पार्टी वाले जाने, उनके मनन चिंतन का प्रश्न है। जब उन्होंने इसको मोदी की सरकार कहा था, लेकिन अब तो ये मोदी की सरकार नहीं है, ये तो गठबंधन की सरकार है, ये तो एनडीए की सरकार है। लेकिन इसके बावजूद अगर गोदी मीडिया और बीजेपी वाले इसको मोदी 3.0 कह रहे हैं तो इसका क्या औचित्य है? क्या ऐसा कहा जाना चाहिए? नंबर एक। नंबर दो, ये कैसी सरकार बनी है? ये कैसा मंत्रिमंडल का गठबंधन, मंत्रिमंडल की जो संरचना हुई है वो कैसे हुई है? ये बात समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हरियाणा के अंदर 10 सीटें हैं, 5 सीटें कांग्रेस जीती है और 5 सीटें बीजेपी जीती है। और इन 5 लोगों में से 3 लोगों को माननीय मोदी जी ने मंत्री बना दिया है। राव इंद्रजीत सिंह जो गुड़गांव से जीते हैं, फरीदाबाद से किशन पाल गुर्जर जी जीते हैं, और खट्टर साहब जीते हैं। ये 3 लोगों को, करनाल से खट्टर साहब जीते हैं, तो ये 3 लोगों को मंत्री बना दिया। 10 में से जिनमें 5 जीते, 3, माने 60% रिप्रेजेंटेशन हरियाणा को दे दिया। दिल्ली में 7 में से 7 जीते हैं, 1 को मंत्री पद। बंगाल में जहां आप टीएमसी को और ममता दीदी को चैलेंज करने की बात करते हैं, वहां आपने केवल 2 राज्य मंत्री पद दिए हैं, और वहां तो पुराने बीजेपी वाले और कांग्रेस और टीएमसी से आयातित नेताओं के बीच में संघर्ष चल रहा है बंगाल के अंदर। जीतन राम मांझी जी को बिहार से एकमात्र सांसद हैं और उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया है। और महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार, जिनके एक सांसद है, जिनकी वजह से आज महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, भाई अजीत पवार की वजह से है और एकनाथ शिंदे की वजह से। वरना तो वह महाविकास आघाड़ी की सरकार बड़े आराम से चल रही थी, 2.5 साल चली थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। तो अजीत पवार, एकनाथ शिंदे सबसे विश्वस्त आदमी थे उद्धव ठाकरे के, और अजीत पवार शरद पवार के सबसे विश्वस्त आदमी थे। सबसे विश्वस्त आदमियों से बगावत करा के आपने अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन जब मंत्री पद देने की बात आई, अब ये केवल आप सोचेंगे साहब एक सांसद है एनसीपी का, इसलिए हम उसे कैबिनेट रैंक नहीं देंगे, उसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाएंगे, जबकि बिहार में तो आपने ऐसा नहीं किया। और जबकि आपकी सरकार जो है, विधानसभा के अंदर आपकी सरकार जो है, असेंबली के अंदर सरकार जो है, वो अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के अलावा चल नहीं सकती। अब ये क्या सोच के किया गया है, बात समझने में मैं असमर्थ हूं। अच्छा, अब ये सोचिए, आप जरा गणित समझिए। भाई, लोग या तो लोकसभा से संसद पहुंचते हैं या राज्यसभा से पहुंचते हैं। जो राज्यसभा से पहुंचते हैं तो एक प्रकार से उन्हें उपकृत किया जाता है, पहले इसे एल्डर हाउस कहते हैं।
तो राज्यसभा में नॉर्मली पहले ही हुआ करता था, वो लोग भेजे जाते थे जो बड़े प्रबुद्ध लोग होते थे, साहित्यकार होते थे, साइंटिस्ट होते थे, जो लोकसभा का चुनाव लड़ने में असमर्थ थे, उनको राज्यसभा भेजा जाता था। लेकिन इस बार के मंत्रिमंडल में देखा जा रहा है कि जितने, और पिछली बार के मंत्रिमंडल में भी था, लेकिन चलिए पिछली बार की बात दूसरी थी, आपकी एक छत्र राज्य था, मोदी सरकार थी, तो आप जो चाहे वो कर सकते थे। आपने राज्यसभा में ज्यादातर आईएएस अफसरों को, आईएफएस अफसरों को राज्यसभा भेजा, फिर मंत्री बना दिया। एस जयशंकर साहब हूं, हरदीप पुरी साहब हूं, अश्विनी वैष्णव साहब हूं, वित्त मंत्री हो, ये सारे लोग जो हैं राज्यसभा पहुंचे। जब इनसे कहा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि 2024 का चुनाव आप लड़िए लोकसभा का, तो उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। क्यों लड़ते भाई, क्यों पैसा खर्च करते, क्यों पसीना बहाते, क्यों जनता के दरवाजे पे भीख मांगते। जब ये राज्यसभा में इन्हें बिठाई दिया गया है पैरा ट्रूपिंग करा के, और इनको सबसे बड़े मंत्री पद मिल रहे हैं, रेलवे मिनिस्ट्री मिल रही है, वित्त मंत्रालय मिल रहा है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिल रहा है, तो ये लोकसभा की जद्दोजहद क्यों करें और जनता के प्रश्नों का जवाब क्यों दें, उनकी शिकायतें क्यों सुने। एसी में बैठेंगे, अब दफ्तरों में बैठेंगे, एसी कार में जाएंगे, बढ़िया अपना आनंद लेंगे जीवन का, और जनता के सारे मुद्दों से इनका कोई सरोकार नहीं। तो जो भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा में जद्दोजहद करके जीते हैं, उनको तो मंत्री पद मिले नहीं, और जो पैरा ट्रूपिंग करके आए उनको मंत्री पद मिल गए, और सबसे वरिष्ठ मंत्री पद मिल गए। अरे भाई, एक आध से हटा देते हरदीप पुरी साहब को या जयशंकर साहब को या वित्त मंत्री महोदया को, और उनके बजाय अजीत पवार को एकोमोडेट करते थे। कम से कम जो उन्होंने अपने चाचा को धोखा दिया था, उसका प्रतिकार तो उनको मिल जाता। वो चाचा से धोखा भी दे दिया उन्होंने, और उन्हीं भतीजे को जिन्होंने चाचा को धोखा दिया, उनको आपने धोखा दे दिया। अब तटकरे साहब और प्रफुल्ल पटेल के बीच में आपने लड़ाई करा दी। वही एकनाथ शिंदे के यहाँ है, उनके भी कुछ सांसद जो हैं वो एक उद्धव ठाकरे के पार्टी में जाने के चक्कर में हैं। बिहार के अंदर भी कुछ सांसद हैं जिनके फोन स्विच ऑफ है। अब यही नहीं पता चल रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं या वो इंडिया गठबंधन में जाने वाले हैं। यही बंगाल में है, वहां भी कुछ बीजेपी के सांसद जो हैं वो टीएमसी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, ये फिर मोदी 3.0 दिखाने के लिए किया गया है, या जो जमीनी स्तर की वास्तविकता है उनको समझ के मंत्रिमंडल का गठन किया गया। अच्छा, अब और देखिए, जितेंद्र प्रसाद साहब हैं, जिनके पिताजी जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता थे। 40-50 साल की कांग्रेस के साथ इन लोगों का संबंध है, धौरहरा के रहने वाले हैं। जितेंद्र प्रसाद जी सोनिया गांधी के खिलाफ अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़े थे, हार गए थे, लेकिन लड़े थे। जितेंद्र प्रसाद पिछले 15 साल से कोई चुनाव नहीं जीते हैं, कई बार तो उनकी जमानत जब्त हुई है। जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद उनको एमएलसी बना दिया गया, वो भी उपकृत करने के बाद, जनता से कोई संपर्क करने की बात ही नहीं। एमएलसी बनाया गया और मंत्री बनाया गया और कैबिनेट रैंक का मंत्री बनाया गया। अच्छा, फिर उन्हें धौरहरा के रहने वाले थे, उनको पीलीभीत से इलेक्शन लड़ा दिया गया, जो वरुण गांधी की सीट थी। वरुण गांधी श्योर शॉट जीत सकते थे, वैसे तो इस बार उनकी माताजी भी हार गई सुल्तानपुर से, तो वो भी हार सकते थे, लेकिन अच्छे कैंडिडेट होते। उन्होंने नर्चर किया था अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, लेकिन वहां जितेंद्र प्रसाद को लड़ा दिया और जितेंद्र प्रसाद हार गए, लेकिन उनको भी मंत्री बना दिया गया। मतलब यह है कि अगर आप कांग्रेस में 40-50 साल से हैं और वहां धोखा देके आप भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और 2-3 इलेक्शन हार भी जाते हैं, तो भी आप मंत्री बन जाएंगे, क्योंकि हमने कांग्रेस को धोखा दिया है। और अजीत पवार को या एकनाथ शिंदे को या नीतीश कुमार को आप केवल 2 मंत्रिमंडल में स्थान देंगे, वहां भी बगावत है, क्योंकि लोग कह रहे हैं लल्लन सिंह हर जगह आगे बढ़ जाते हैं, भूमिहार हैं, हम लोगों को, बाकी अति पिछड़े दलितों को कोई स्थान ही नहीं मिलता है। इसी प्रकार से एक और व्यक्ति हैं पंजाब के अंदर, रवनीत सिंह बिट्टू,
2 बार कांग्रेस के सांसद रहे, सरदार जैल सिंह के पौत्र हैं, कांग्रेस में कंधे से कंधा मिला के राहुल गांधी के साथ चला करते थे। इलेक्शन के 3 महीने पहले बीजेपी में आए, बीजेपी से चुनाव लड़े, हार गए, लेकिन फिर इनको मंत्रिमंडल में स्थान मिल गया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो जीते हुए लोकसभा के प्रत्याशी हैं वो ये नहीं पूछ सकते माननीय मोदी जी से कि भाई जो लोग कांग्रेस से आए हैं और बीजेपी में आपने उनको उन पदों पे बिठा दिया है और लोकसभा के चुनाव में जो चुनाव हार गए हैं उनको तो आप मंत्री पद दे रहे हैं, और हम जो जमीन में कशमकश कर रहे हैं 3-3, 4-4 टर्म से और जीत रहे हैं, हमको आप कभी दरी में बैठने का स्थान ही नहीं देते। हम तो दरी बिछाते हमारा जीवन बीत रहा है। तो जिस प्रकार से यह गठबंधन बना है और जिस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू चाह रहे हैं कि लोकसभा के सभापति पद पे उनका व्यक्ति बैठे, क्योंकि बीजेपी ने अपनी पुरानी चालें भी चलनी शुरू कर दी हैं। वाईएसआर कांग्रेस के लोगों को मिलाने के प्रयास शुरू हो गए हैं, जेडीयू के लोगों को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास शुरू हो गया, जिससे पार्टियां टूटें और उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो खत्म हो जाए और बीजेपी एक छत्र फिर मोदी 3.0 चलाएं। तो जहां तक मैं जानता हूं, मानता हूं, चंद्रबाबू नायडू भी एक बुद्धिमान नेता है, नीतीश कुमार भी बुद्धिमान नेता हैं। अगर इतनी बुद्धिमत्ता होने के बावजूद जो बात हमें समझ में आ रही है, जो राजनीति में नहीं है, तो उनको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि उनकी पार्टी का भविष्य ही खतरे में है। स्टेट का रिप्रेजेंटेशन जीते हुए मेंबर्स की तुलना में नहीं है। हारे हुए लोगों को मंत्री बना दिया गया है, जीते लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया है। कहीं पे एक सांसद के पार्टी को कैबिनेट रैंक दे दिया गया है, कहीं 2 सांसद वाले पार्टी को मंच पे बैठने की जगह नहीं मिलती, जैसे जयंत चौधरी साहब का हाल है। अनुप्रिया पटेल अकेली सांसद हैं, लेकिन उन्हें स्थान मिल गया मंच पे बैठने का। और जयंत चौधरी साहब जिनके 2 सांसद हैं वो नीचे बैठे हैं, खुद उनके राज्यसभा के भी हैं। अजीत पवार भी कह रहे हैं भाई एक हमारा लोकसभा में जीता, लेकिन 3 तो हमारे पास राज्यसभा में है, 4 संसदों की पार्टी है और आपने हमें एक ही मंत्री पद दे रहे हैं, और वो भी आप जो है राज्य मंत्री बना रहे हैं, स्वतंत्र प्रभाव, आप हमको कैबिनेट मंत्री भी नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आगे अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, ये तो पहला दिन है। असली मुद्दा यह है कि आप मंत्री बने या ना बने, लेकिन असली मुद्दा यह है कि जो जीते हुए लोग हैं, और स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कास्ट का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जिन्होंने आपके लिए अपने पार्टी को धोखा दिया है और धता बताई है, उनको आप पुरस्कृत नहीं कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को पुरस्कृत कर रहे हैं जो चुनाव हार गए हैं, रवनीत सिंह बिट्टू हो या जितिन प्रसाद हो। ये मेरे ख्याल से एक राजनीतिक पर्यवेक्षक और एक समीक्षक के रूप में मुझे गलत लगता है। अब वैसे केरला के जो सांसद के बारे में खबर थी वो अभी पुष्टि हुई है, उन्होंने ट्वीट किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं मंत्री पद संभालूंगा। तो बहुत अच्छी बात है, मंत्री पद संभालें, पिक्चर भी बनाए, मंत्री पद भी संभालें, लेकिन मंत्री पद संभालने से ज्यादा आवश्यक यह है कि अपने क्षेत्र की जनता की जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उससे मिलें। जैसे हेमा मालिनी जैसी न बने, अरुण गोविल जैसी न बने कि आप कलाकार हैं इसलिए क्षेत्र की जनता आपको जिता देती है, लेकिन उसके बाद आप जनता के साथ बैठने में आप 45 डिग्री में नहीं बैठ पाती, बरसात में नहीं बैठ पाती, जाड़े में नहीं बैठ जाती, बंबई चले जाते हैं। तो जनता को भी सोचना चाहिए, देश के सामाजिक संस्थाओं को भी सोचना चाहिए, नेताओं को भी सोचना चाहिए, उनकी प्राथमिकता क्या है। कि जो पॉलिटिक्स इज ए सीरियस बिजनेस, और पॉलिटिक्स का मतलब यह होता है कि देश की गरीब जनता, जो मजलूम जनता है, जो परेशान जनता है, उसके जो दर्द हैं उसको कम करें। आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, कंगना रनौत जी बहुत अच्छा है, अगर वो मंडी की जनता की सेवा करती हैं, लोगों के संपर्क में रहती हैं, जनता से मिलती हैं, जुलती हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो मुंबई चली जाती हैं, मंडी की जनता उनसे मिल नहीं पाती, उनकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता, तो मेरे ख्याल से ये चीज अनुचित है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो मंत्रिमंडल बना है, ये मंत्रिमंडल में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं जिनका जवाब देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो यही मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि पिक्चर जो है वो इंटरवल तक कुछ बदलने वाली है, और जब क्लाइमेक्स आएगा, पिक्चर खत्म होगी, तो स्टोरी एक अलग टर्न ले चुकेगी। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।